हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। So it is the total amount of goods demanded in the economy. It can also be obtained as the summation of consumption expenditure, investment, government expenditure and net exports. तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि इकोनॉमी में टोटल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करी जा रही है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक आइडेंटिटी के थ्रू भी, दैट इज ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. एन एक्स इज नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. और यहाँ पे जो इम्पोर्ट्स है वो एम से डिनोट होता है, आई से नहीं होता, क्योंकि आई ही इज ऑलरेडी अ सिंबल ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट है, इसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं. जस्ट दैट इज ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई. तो इसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं. सेम जो हमारा ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं. And when we total the consumption expenditure, investment, government expenditure and net exports, तो इसको हम ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं. ओके, तो अब इसके बारे में, इन कंपोनेंट्स के बारे में लाइन बाय लाइन ठीक से पढ़ते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स होता क्या है और इनकी फॉर्मूलेज क्या होते हैं. तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज कंजम्पशन. तो हमारा जो कंजम्पशन है दैट इज मेनली इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर रादर देन द फर्म सेक्टर. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज. दिस एक्सपेंडिचर मेनली इनकर्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट्स द मनी स्पेंड बाय हाउस होल्ड सेक्टर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे हो रहा है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स पर और सर्विसेज पर, अब ये क्या है. तो गुड्स हमारी क्लासीफाई होती हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, तो हमारी जो ड्यूरेबल गुड्स है वो होती हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल से ज़्यादा होती है, जैसे एसी, कार एंड रेफ्रिजरेटर. ओके, यूज मोर देन 1 ईयर. एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनकी लो सेल्फ लाइफ होती है, जैसे फूड, वेजिटेबल्स एंड मिल्क. ये सब भी जो हम बाय करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड, जिनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है. एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम टुगेदर. अब इसका क्या मतलब है, सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस भी और कंज्यूम साथ में होती है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारे जो भी फूड को सर्व कर रहे हैं और हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक साथ हो रहा है. या फिर हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, तो दैट सर्विस इज कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड टुगेदर, दैट साथ में. ओके, चलो अब आगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन डिस्पोजेबल इनकम. अभी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है. डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इनकम विच वी कैन सेव, कंज्यूम और इन्वेस्ट. वो हमारी इनकम होती है, उसमें हमको गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता. तो इट एक्सक्लूड टैक्सेस. ये डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो हम अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, उसमें से कुछ भी अमाउंट हमको कहीं और नहीं देना होता. तो दैट इज द टोटल इनकम माइनस टैक्सेस. न्यूमेरिकल्स में भी यूजुअली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम को टोटल इनकम समझ लेते हैं, जिसमें जबकि ये जो है एक्सक्लूडेड होता है टैक्सेस से. अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है C इक्वल्स टू C ब्रैकेट Y, तो इट इज़ द सेम थिंग दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. ओके, तो अब हम इसको सेग्रीगेट करते हैं दो चीज़ों में, दैट इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू Y. अब ये ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर क्या होता है. ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर हमारी वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम कुछ अर्न नहीं भी कर रहे हैं, स्टिल हम कंज्यूम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉलेज में स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, अभी वो अपनी लर्निंग फेज में हैं, वो अर्न नहीं कर रहे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंज्यूम भी कुछ नहीं कर रहे. तो ये हमेशा हमारी ज़ीरो से ज़्यादा ही रहती है, ग्रेटर देन ज़ीरो. ये कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ऐसा टाइम नहीं होता जिसमें कोई भी इंसान कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा होता. क्योंकि फूड, बेसिक नेसेसरी जो चीज़ें हैं, फूड, क्लॉथिंग, ये सब कंज्यूम कर रहे होते हैं अगर वो अर्न नहीं भी कर रहे. तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर हम C बार से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होता है. अब अगर हम इसको डायग्राम में भी जब आगे पढ़ेंगे तो ये हमारी लाइन इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये हमारे हमेशा ज़ीरो से ऊपर ही होता है, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. और दूसरा ये हमारा जो C डैश है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है.
एमपीसी का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम में चेंज होता है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन में चेंज होता है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर हमारी इनकम कम है तो हम उस अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो इनकम के चेंज होने से, ये चेंज का सिंबल होता है, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में हमारी कितनी चेंज हो रही है, दैट इज एमपीसी। तो हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आइडेंटिटी होती है वो ऐसे होती है सी बार प्लस सी डैश इंटू वाई, ठीक है। और जिसमें हमारा सी बार है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर एंड सी डैश है एमपीसी। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में समझते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो भी मनी स्पेंडिंग हम कर रहे हैं, फिर हम इधर फर्म सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने भी जो बिजनेसेस हैं वो जितनी भी मनी स्पेंड कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स फॉर एग्जांपल मशीनरी, प्लांट, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, तो ये सारे हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट या मनी स्पेंड करा जा रहा है कैपिटल गुड्स में, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। इट इज मेनली इनकर्ड बाय द फर्म सेक्टर रादर देन द हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। तो इसके मीनिंग पढ़ते हैं पहले। रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स दैट विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस other goods and services in the future. It is a net addition to the capital stock and it is mainly incurred by the firm sector. Okay, तो इसमें 3 components होते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट हमारा होता है कि जो भी बिजनेसेस के द्वारा एक्सपेंडिचर हो रहा है फिजिकल एसेट्स में, जैसे प्लांट एंड मशीनरी में, ये जो भी कॉमर्स के बच्चे वो समझ जाएंगे, इट इज़ मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन, तो उसको हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ रेजिडेंशियल डवेलिंग्स, ओके। स्पेंडिंग ऑन न्यू हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड होम इम्प्रूवमेंट, जैसे कोई न्यू अपार्टमेंट लिया है या फिर कुछ भी होम इम्प्रूवमेंट्स रिलेटेड वर्क है, उसमें जितना इन्वेस्ट हो रहा है दैट इज रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारी होती है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। पहले इस डिफाइन पढ़ते हैं। इट इज़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कंपनीज इन्वेंट्री, जितना भी चेंज हो रहा है कंपनीज की इन्वेंट्री में ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेंट्री क्या होता है? गुड्स दैट आर प्रोड्यूस बट नॉट येट सोल्ड, जो भी गुड्स है प्रोड्यूस तो हो गए हैं बट अभी सेल नहीं किए हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक ईयर लेकर के चलते हैं, तो स्टार्टिंग में जितनी भी इन्वेंट्री थी एक बिजनेस के पास, एक फर्म सेक्टर के पास, स्टार्टिंग में जितनी भी उनके पास इन्वेंट्री थी और एंड में जितनी रही, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो भी बिजनेस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जितना भी स्टॉक था, सपोज 1 लाख था, और एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक है, एंड ऑफ द ईयर जो भी बिजनेस पे स्टॉक बचा, दैट इज 1,20,000, तो उसका जो डिफरेंस है वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो सपोज $20,000, तो ये जो $20,000 है ये है हमारा कि उस ईयर में इन्वेस्टमेंट और कितनी हुई, तो 20,000 की और इन्वेस्टमेंट हुई है, तो दैट इज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर इकोनॉमी हमारी थी जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, और हमारी क्लोज इकोनॉमी थी जिसमें हम नेट एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे थे। तो अभी हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में कि अगर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है हमारा सी बार, दैट इज कंजम्पशन, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस इन्वेस्टमेंट। वो हमने डायरेक्ट वैसे ही लिखा है। यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट है इसके आगे बार इसलिए लगाया है क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लेट ए डैश इज इक्वल टू सी डैश प्लस आई डैश। तो ये हमने जो सी बार और आई बार है उसको हमने लिया है, दोनों को, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो इन दोनों को ऐड करके हमने लेट करा है ए बार, जो कि है हमारा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। अब इकोनॉमिक्स में हम चीज़ें हमेशा एज्यूम करके चलते हैं। अगर आप कोई भी मॉडल पढ़ रहे हैं, जैसे किल्डर हैक्स मॉडल हो गया या फिर हिक्शियन मॉडल हो गया, मार्शलियन मॉडल हो गया, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट, जो भी है सब में हमारी एक एजम्पशंस होती हैं। तो हम एज्यूम करते हैं इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें किसी भी मॉडल्स में, तो वैसे ही सेम यहाँ पे हमने
ये एज्यूम करा है यहाँ पे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है या फिर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू दी ए बार जो कि है सी बार प्लस आई बार प्लस MPC इंटू वाई। ओके, तो इससे हम अभी डायग्राम समझेंगे। पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में होने का क्या मतलब होता है। जब भी अगर क्वेश्चन में भी आता है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज इक्वल टू द इनकम या फिर इक्वल टू द आउटपुट। तो द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज वेयर एग्रीगेट डिमांड या फिर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द नेशनल इनकम दैट इज वाई इज इक्वल टू 18। तो अब डायग्राम में समझते हैं इस फॉर्मूला को ठीक से। ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया है इनकम या फिर आउटपुट, और हमारे वाई एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट या फिर इनकम, एंड हमारी जो एक्स एक्सिस की लाइन है वो डिनोट करती है एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, तो ये हमारी इनकम की लाइन है, और ये हम जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये हमारी कंजम्पशन की लाइन है एंड ये हमारी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की लाइन है। ठीक है, तो ये अब हमारा ये हमारा जो गैप है ना, यहाँ पे तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ये लाइन थी। तो अब ये ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में हमने जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किया है वो है इन्वेस्टमेंट। तो ये जो गैप है ये है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट आई बार का। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। अब ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया वाई इज इक्वल टू AD होगा। यहाँ पे ना इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जितनी इनकम है उतनी डिमांड करी जा रही है, जितनी मतलब हमारी नेशनल इनकम है दैट इज इक्वल टू द टोटल डिमांड। ठीक है, तो अब ये अब अगर आप ये लाइन देखोगे, ये हमारी इनकम की लाइन अभी है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड की जो ये लाइन है वो एग्रीगेट डिमांड हमारा इनकम से ज़्यादा है, तो इस हमारे एरिया में y इज़ लेस देन 80 इस रीज़न से। अब यहाँ पे हमारा क्या है, y इज़ इक्वल टू 80 एंड हेयर जो हमारी इनकम है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट डिमांड से। ओके, तो ये एग्रीगेट डिमांड है जहाँ पे AD की जो लाइन है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर प्लस MPC इंटू वाई, एंड ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC इंटू वाई। तो ये 2 सेक्टर मॉडल या फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में है जो ये डायग्राम है। अब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा इंक्लूड है, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।